दोस्तों, मैं राजेंद्र पंचोली जेनिथ पॉइंट ऑनलाइन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए आपको लगातार प्रेरित करता रहूंगा। हम जुड़े रहेंगे और संपूर्ण कोर्स को इस विधि विधान से पढ़ेंगे कि आपको दक्षता बिल्कुल हासिल होगी। ठीक है, आज हमारे जो नेट की प्रथम यूनिट है, उस प्रथम यूनिट का पहला बिंदु हम शुरू कर रहे हैं और उस बिंदु के अंतर्गत पहली जो इकाई है उसमें लिख रखा है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यहाँ पर बात हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की आ जाती है कि हिंदी का इतिहास क्या रहा। हिंदी का इतिहास क्या रहा, हिंदी कहाँ से पैदा हुई, हिंदी भाषा के पूर्व में कौन सी भाषाएं थी, उसका इतिहास की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से, उस क्षेत्र के समय उनकी बोलियां, उनमें समय समय पर हुए परिवर्तन वो क्या रहे, वो सारी बातें इस बिंदु के अंतर्गत आएगी। तो इस बिंदु के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। उस कड़ी में हम बात करते हैं आगे विश्व की भाषाओं को। देखिए, यहाँ पर जब हिंदी भाषा की उद्भव और विकास की बात आती है तो सारे विश्व की भाषाओं को हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया, हमारे जो आलोचक हैं, हमारे जो इतिहासकार हैं, ठीक है, जो विज्ञान के तरीके से क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं वो वैज्ञानिक ही है। और क्या है, हमारे हिंदी के जो आलोचक हैं, आप उन्हें इतिहासकार कह सकते हैं। तो उन्होंने विश्व की जब भाषाओं को देखा तो उसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार के विशेषताएं पाई। उन भाषाओं को अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाने के कारण उनका वर्गीकरण किया। तो उन्होंने कहा कि ये जो भाषाएं हैं ये 13 प्रकार की भाषाएं हैं। कितने प्रकार की? 13 प्रकार की भाषाएं बताई और इनको परिवार नाम दिया कि ये जो 13 प्रकार की भाषाएं हैं ये 13 भाषा परिवार। कितने भाषा परिवार है विश्व में? विश्व में 13 भाषा परिवार हैं। कितने हैं? 13 है। और इन 13 भाषा परिवारों में लगभग 3000 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? लगभग 3000 भाषाएं हैं 13 भाषा परिवारों में, जिनमें आपके 2796 के करीब बिल्कुल फिक्स जो तथ्य मिलते हैं, 2796 के करीब भाषाएं मिलती है। तो 13 भाषा परिवार, 3000 भाषा परिवार हैं और 3000 भाषाएं हैं और 13 भाषा परिवार हैं। ऐसा विद्वानों ने वर्गीकरण के आधार पर उनको बांटा है। अब वर्गीकरण उन्होंने किया है तो वर्गीकरण 2 आधार पर किया है। एक किया है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा किया है पारिवारिक वर्गीकरण। ठीक है, आकृति मूलक वर्गीकरण क्या है और बात आती है पारिवारिक वर्गीकरण क्या है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आकृति मूलक वर्गीकरण है उसके अंतर्गत पद रचना और शब्द की संरचना की बात की जाती है कि जो भाषा है उसका शब्द, उसका पद की संरचना क्या होगी, उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया कि इस संरचना की भाषा कौन सी है, इस संरचना की भाषा कौन सी है। तो उसे उन्होंने नाम दिया आकृति मूलक वर्गीकरण। पहली बार आकृति मूलक वर्गीकरण की जो बात की थी वो शेलेगल ने की थी, डॉक्टर शेलेगल। और दूसरी बात आती है पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण का जो आधार है वो है इतिहास। समयानुसार भाषाओं में जब परिवर्तन होता रहा तो उसे कहेंगे हम पारिवारिक वर्गीकरण। और पारिवारिक वर्गीकरण का जो आधार है वो है इतिहास, अर्थात समयांतराल पर जो भाषाएं समय के अनुसार जब भाषाओं को सुव्यवस्थित किया गया तो वो रखा गया पारिवारिक वर्गीकरण। देखिए, विश्व की भाषाओं को विद्वानों ने समझने के लिए अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है, लेकिन वर्गीकरण के दौरान उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पूरे विश्व में यदि हम भाषाओं को वर्गीकृत करें तो हमारे वर्गीकरण का आधार ये रहता है कि हम इनको 13 ग्रुप में बांट सकते हैं। तो हम उन्हें नाम देंगे 13 भाषा परिवार, जिनमें लगभग उन्होंने संख्या बताई 3000 भाषाओं की।
तो 13 भाषा परिवारों में 3000 भाषाओं की संख्या बताई। उन्होंने वर्गीकरण कर दिया आकृति मूलक वर्गीकरण और एक कर दिया पारिवारिक वर्गीकरण। दोस्तों, आकृति मूलक वर्गीकरण का जो आधार है वो है पद रचना, ठीक है, शब्द की संरचना। और इस पद की पद रचना संरचना के अंतर्गत जो प्रकृति है और प्रत्यय है, प्रकृति और प्रत्यय को आधार मान करके उन्होंने इसका वर्गीकरण किया कि मूल शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। प्रत्यय जुड़ा है तो मध्य में आया है, प्रारंभ में आया है या अंत में आया है, पद की रचना क्या है। तो भाषा के जो शब्द हैं उन शब्दों की भाषागत संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया वो रखा आकृति मूलक वर्गीकरण में, और समय को मानते हुए काल क्रमानुसार जो वर्गीकरण किया, उस क्षेत्र के हिसाब से वर्गीकरण किया, वो रखा पारिवारिक वर्गीकरण में। तो पारिवारिक वर्गीकरण का यदि आपसे आधार पूछे कि इसका आधार क्या होता है, तो इसका आप जवाब दे सकते हो कि पारिवारिक वर्गीकरण का जो आधार है वो है इतिहास। बात करते हैं, देखिए ये लिख रखा वाक्य रचना रूप पद के आधार पर जो वर्गीकरण किया सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया। किसने किया? सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण किया है। आगे देखते हैं। तो यहां तक हमने बात करी, यहां तक हमने जो तथ्य हैं उनको हाथों हाथ अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करते जाइए, उनको जमाते जाइए सुव्यवस्थित क्रम में, ताकि वो ज्ञान है वो वापस जब भी आप उसको लेना चाहो तो वापस एक स्थायी जगह से आपकी मेमोरी में वापस वो स्थायी रूप से रिकॉल हो जाए। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब साइंस नहीं है, विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। आप हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं, वी उपसर्ग लग रहा है ज्ञान के, वी उपसर्ग लग रहा है ज्ञान के। तो ज्ञान है, ज्ञान का मतलब विज्ञान थोड़ी है, ज्ञान तो सभी का ज्ञान है। कोई से भी ज्ञान को यदि आप, वी उपसर्ग का मतलब होता है विशेष, क्या होता है? विशेष। कोई से भी ज्ञान को यदि आप विशेष तरीके से सेट करके व्यवस्थित करके जमा लेते हो तो वो विज्ञान बन जाता है। वो ज्ञान क्या बन जाता है? विज्ञान बन जाता है। और हमें रिकॉल कब होता है? हम कहते हैं कि सर हम पढ़ लेते हैं, भूल जाते हैं। वो इसलिए भूल जाते हैं कि आपने सिर्फ पढ़ा है, उसको व्यवस्थित नहीं जमाया मन मस्तिष्क में। व्यवस्थित जमाने के लिए आपको उसको हाथ से लिखना पड़ेगा, पेन कॉपी उठानी पड़ेगी। जो आपने एक पेज में पढ़ा उसको जमाइए कि इसके अंतर्गत बात क्या आ रही है, उसकी क्रीम निकालिए। तो जब आप उसको जमा करके उसकी क्रीम निकालोगे तो वहां पर उस ज्ञान को आपने व्यवस्थित कर लिया कि अच्छा पहले इसकी परिभाषा आई है, परिभाषा आने के बाद में इसमें विद्वान का नाम आया है कि ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है, इस बिंदु की जो मुख्य विशेषताएं है वो विशेषताएं बताई है, ये है इस पेज में। तो परिभाषा विद्वान है और विशेषताएं है ये है। तो अब आपको पता चल गया कि इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। तो वो सारे कीवर्ड्स आपके दिमाग में है, तो वो विज्ञान के तरीके से काम होता है। तो विज्ञान का मतलब था विशेष ज्ञान। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अब जो आप पढ़ रहे हो उसको हाथों हाथ अपने मन मस्तिष्क में याद करने के लिए आप उसे इस तरह से जमाइए कि सबसे पहले जो विश्व की भाषाओं का जो वर्गीकरण किया गया वो वर्गीकरण प्रोफेसर स्लेगल ने किया, और प्रोफेसर स्लेगल ने आकृति मूलक वर्गीकरण किया। आकृति मूलक वर्गीकरण का जो आधार होता है वो होता है पद रचना, उसमें प्रकृति और प्रत्यय को आधार माना जाता है। जबकि पारिवारिक जो वर्गीकरण होता है वो पारिवारिक वर्गीकरण का आधार होता है इतिहास। ठीक है, पूरे विश्व को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया? 13 भाषा परिवारों में। 13 भाषा परिवारों में कितनी भाषाएं बताई उन्होंने बताई लगभग 3000 भाषाएं बताई। ये बात हमने अभी तक पढ़ी। आगे चलते हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, बात कर रहा हूं आकृति मूलक वर्गीकरण की। दोस्तों, जो आकृति मूलक वर्गीकरण है उस आकृति मूलक वर्गीकरण में प्रोफेसर स्लेगल ने 2 प्रकार की भाषाएं बताई है, अयोगात्मक और योगात्मक भाषा। ठीक है, बात क्या है? अयोगात्मक क्या है? स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा, प्रकृति व प्रत्यय का कोई संयोग नहीं। ए शब्द, ए का मतलब होता है नहीं, निषेध अर्थ में आ गया। और योग मतलब जुड़ना, नहीं जुड़ रहा, नहीं जुड़ना, नहीं जुड़ना। क्या नहीं जुड़ना? 2 चीजें हैं, एक है प्रकृति और एक है प्रत्यय, अर्थात प्रकृति और प्रत्यय का कोई योग नहीं है, वो है अयोगात्मक भाषा। जब उन्होंने आकृति मूलक वर्गीकरण किया तो आकृति मूलक वर्गीकरण के 2 भेद किए, अयोगात्मक भाषाएं, योगात्मक भाषाएं।
अयोगात्मक भाषा का मतलब है कि ऐसी भाषाएं जिसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों अलग अलग हो, दोनों का कोई संयोग नहीं हो, वो भाषाएं रखी अयोगात्मक भाषाएं। ठीक है, अब बात करते हैं योगात्मक भाषा। इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। योगात्मक भाषा को 3 भेदों में बांटा गया। वो बात तो बात की बात है, ये अयोगात्मक भाषा यही खत्म हो जाती है। ऐसी भाषाएं जिनमें प्रत्यय नहीं होता, मूल शब्द के आधार पर ही उनकी पद संरचना होती है, वो भाषा कौन सी होती है? अयोगात्मक। लेकिन यदि उनमें प्रकृति और प्रत्यय अर्थ तत्व का संयोग होता है, अर्थ तत्व और संबंध तत्व जुड़ा रहता है, तो वो भाषा कहलाती है योगात्मक भाषा। तो आकृति मूलक वर्गीकरण के 2 मूल आधार हैं, अयोगात्मक, योगात्मक। इनका अयोगात्मक और योगात्मक का मूल आधार क्या है? प्रकृति और प्रत्यय। जो प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है वो योगात्मक है, और प्रकृति और प्रत्यय दोनों अलग अलग होते हैं, वो अयोगात्मक है। देखिए, बात करते हैं आगे। अयोगात्मक वहीं खत्म हो गई, योगात्मक की बात करते हैं। हमने पढ़ा कि जो योगात्मक भाषा है उसके 3 भेद हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। दोस्तों, विश्व की 13 भाषा परिवारों को 3000 भाषाओं में बांटा गया है। 3000 भाषाओं के आधार पर उनके 13 परिवार बनाए गए हैं, 13 समूह में बांटा है उनको। तो उसके अंतर्गत प्रोफेसर स्लेगल ने जो आकृति मूलक वर्गीकरण किया है, वो आकृति मूलक वर्गीकरण उसके 2 भेद बताए हैं, योगात्मक भाषाएं, अयोगात्मक भाषाएं। जो अयोगात्मक भाषाएं हैं उसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों क्या है? अलग अलग हैं, लेकिन जो योगात्मक भाषाएं हैं उसमें प्रकृति और प्रत्यय जुड़ा रहता है। अब योगात्मक भाषाओं में उसके आधार पर इसके 3 भेद करे हैं कि किस प्रकार होते हैं। तो अश्लिष्ट भाषा, श्लिष्ट भाषा और प्रश्लिष्ट भाषा। यहां पर बात करते हैं अश्लिष्ट भाषा। इसके 4 भेद हैं। यह आपके प्रकृति है, इस प्रकृति के पूर्व में, इसके यदि पूर्व में प्रत्यय है तो उसे कहेंगे पूर्व योगात्मक। अगर इस प्रकृति के मध्य में प्रत्यय है तो इसे कहेंगे, अगर इसके मध्य में प्रत्यय है तो इसे कहेंगे मध्य योगात्मक। अगर इसके अंत में प्रत्यय है, अगर इसके अंत में प्रत्यय है इस प्रकृति शब्द के, तो उसे कहेंगे अंत योगात्मक। और यदि पूर्व में भी है और अंत में भी है तो उसे कहेंगे पूर्वांत योगात्मक। अर्थात ये जो अश्लिष्ट भाषाएं हैं, इन अश्लिष्ट भाषाओं के उन्होंने 4 भेद बताए। 4 भेद किस आधार पर बताए? पूर्व, मध्य, अंत और पूर्व और अंत दोनों मिलाकर के ये 4 भेद हो गए। तो आकृति मूलक वर्गीकरण में प्रोफेसर स्लेगल ने जो भेद करे हैं वो करे हैं अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक में कोई भेद नहीं है, लेकिन योगात्मक में जब जुड़ते हैं तो उनके प्रकार बताएं कि किस किस प्रकार प्रकृति के साथ प्रत्यय जुड़ता है। तो पहला बताया पूर्व योगात्मक। तो यदि ये कंडीशन होती है पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक, मतलब पूर्व और अंत दोनों तरफ से प्रत्यय जुड़े, तो ये हो गया पूर्वांत योगात्मक। अश्लिष्ट की बाद में बात करते हैं श्लिष्ट भाषा की। यहां पर कुछ हमारी बात आती। श्लिष्ट भाषा में उन्होंने कहा कि भाषाएं 2 है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोग और वियोग मूल शब्द। तो उन्होंने बताया कि संस्कृत, पाली और प्राकृत ये संयोगात्मक भाषाएं हैं। ये कौन सी भाषाएं हैं? संयोगात्मक। और आपके हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला ये वियोगात्मक भाषाएं हैं। कौन सी भाषाएं हैं? वियोगात्मक। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न हमसे पूछे कि पाली भाषा है संयोगात्मक, वियोगात्मक, तो कौन सी बताओगे? पाली भाषा है संयोगात्मक, वियोगात्मक। अगर आपसे पूछे प्राकृत भाषा कौन सी है, अगर आपसे पूछे हिंदी भाषा कौन सी है, तो यहाँ पर बात आती है, ये आपसे अंग्रेजी और बांग्ला के बारे में तो नहीं पूछने वाले, लेकिन अंग्रेजी और बांग्ला को भी उन्होंने वियोगात्मक भाषा में रखा है। लेकिन आपको हिंदी का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन हिंदी से पहले की जो अवस्था है, 1000 ईस्वी से पहले की, वो सारी अवस्थाएं संयोगात्मक में आती है। लेकिन 1000 ईस्वी के बाद की जो अवस्था है जिससे आपकी हिंदी शुरू होती है, वो वियोगात्मक में आती है। तो हिंदी भाषा वियोगात्मक है, जबकि आपके उससे पहले की संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा कौन सी है? संयोगात्मक है। इस चीज का आपको
ध्यान रखना है, याद रखना है। तो एस लिस्ट में 4 भेद हैं, श्लिष्ट में 2 भेद हैं और प्रश्लिष्ट में भी 2 भेद हैं। प्रश्लिष्ट भाषाएं होती है पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। जो सामासिक प्रधान भाषा है, सामासिक प्रधान भाषा का मतलब जिसमें लंबे लंबे समासों का प्रयोग हो रहा है, बड़े बड़े शब्द जुड़कर के बन रहे हैं, उसके प्रत्यय के साथ में शब्द बन रहे हैं, लंबे लंबे सामासिक पदों का निर्माण हो रहा है। तो जो जिस भाषा में ज्यादा सामासिक पद हैं वो हैं पूर्ण प्रश्लिष्ट, और जिस भाषा में आंशिक सामासिक पद है, कम सामासिक पद है, वो है आंशिक प्रश्लिष्ट। तो ये जो प्रश्लिष्ट है इसका आधार क्या है? समास। ये जो श्लिष्ट भाषाएं है इनको योगात्मक और संयोगात्मक 2 भेदों में बांटा गया है, और उनके जो वर्गीकृत रूप है वो आपको ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले अपनी जो संस्कृत है, वैदिक और लौकिक दोनों ही, उसके बाद में हमारा जो अगला रूप आया वो पाली का आया, उसके बाद में अगला रूप आया वो प्राकृत का आया। तो प्राकृत तक हम रखेंगे संयोगात्मक में, और प्राकृत के बाद में हम बात करें अपभ्रंश की और हिंदी की, वो रखेंगे हम वियोगात्मक में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। यहाँ तक की उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो अब तक हमने जो बात पढ़ी वो यह है कि भाषाओं को 13 परिवारों में बांट करके 3000 हमारी संख्या बताई है भाषाओं की। उसमें प्रोफेसर श्लेगल ने, पहले हम पढ़ रहे हैं आकृति मूलक वर्गीकरण, प्रोफेसर श्लेगल ने आकृति मूलक वर्गीकरण किया है। उस आकृति मूलक वर्गीकरण में 2 उन्होंने मूल भेद बताए हैं, अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक उन्होंने कहा कि जब प्रकृति के साथ प्रत्यय नहीं होता तो वो अयोगात्मक होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब प्रकृति के साथ प्रत्यय होता है, शब्द का संयोग से शब्द का निर्माण होता है, तो वो 3 प्रकार का होता है। पहला उन्होंने बताया अश्लिष्ट, दूसरा बताया श्लिष्ट, तीसरा बताया प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट उन्होंने 4 भेद बताए कि पूर्व में जुड़ता है, मध्य में जुड़ता है, अंत में जुड़ता है, पूर्व और अंत में जुड़ता है। तो पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। फिर उन्होंने बताया कि 2 भेद होते हैं श्लिष्ट में, संयोगात्मक और वियोगात्मक। हमारी जो वैदिक संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, ये संयोगात्मक में आती है, लेकिन अपभ्रंश से शुरू हो जाता है वियोगात्मक रूप। और उधर उन्होंने बताया प्रश्लिष्ट में कि ये 2 प्रकार की होती है, सामासिक प्रधान होती है, समास इनका आधार होता है, जिसमें सामासिक पदों का पूर्ण प्रयोग होता है, वो होती है कौन सी? पूर्ण प्रश्लिष्ट। और जिसमें सामासिक पदों का प्रयोग कम होता है वो होती है आंशिक प्रश्लिष्ट। आगे देखिए, आगे बात करते हैं दोस्तों। ये जो हमारा वर्गीकरण का आधार था आकृति मूलक वर्गीकरण, उसमें ये यहाँ तक बात खत्म हो जाती है। और अब हम बात करते हैं पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम इतिहास को आधार मान करके लेंगे और पारिवारिक वर्गीकरण की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ना, इसका पहले तो आधार ध्यान रखिए कि पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है इतिहास। इतिहास के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। यहां पर विश्व को 13 भाषा परिवारों में बांटा है। उन्हीं में से एक परिवार है भूरोपीय परिवार। भूरोपीय का मतलब है भारत और यूरोप। भारत और यूरोप, इस परिवार को कहेंगे भूरोपीय परिवार। भारत क्षेत्र में और कुछ यूरोप के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं को उन्होंने रखा भूरोपीय परिवार में। वैसे बात करें तो इसका मूल स्थान ब्रांडेस्टाइन रखा गया है, कि जो यूरोप में जो आपके ब्रांडेस्टाइन स्थान है यूरोप में, तो यहाँ पर ये मूल रूप से ये इसका केंद्र बिंदु माना गया है। तो आपको पूछे कि पारिवारिक वर्गीकरण में जो भूरोपीय परिवार है उसका मूल केंद्र कौन सा माना गया, तो ब्रांडेस्टाइन क्षेत्र है वो इसका मूल केंद्र है। अब बात करते हैं कि भूरोपीय परिवार में है क्या। तो आपको यह ध्यान रखना कि भूरोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को 2 आधारों पर बांटा गया है, शतम और केंतुम। ये जो शतम और केंतुम है ये पारिवारिक वर्गीकरण है, जबकि योगात्मक और अयोगात्मक है वो आकृति मूलक वर्गीकरण है। ये ध्यान रखने की बात है। फिर उसमें योगात्मक अयोगात्मक में कुछ नहीं था, लेकिन योगात्मक में तीन भेद थे उसके। वो 3 भेद कौन से थे? अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। ठीक है, तो वो जो 3 भेद थे उनमें अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट और श्लिष्ट, ये 3 चीजें थी। लेकिन यहां पर जब हम पारिवारिक वर्गीकरण पढ़ते हैं तो पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि इसका आधार है इतिहास। इस इतिहास के आधार पर भारत और यूरोप इन दोनों को मिलाकर के भारोपीय परिवार बनाया गया, और उसका जो मूल स्थान है वो ब्रांडेस्टाइन है।
और इस आधार पर इसको व्याकरणों ने या भाषा वैज्ञानिकों ने बांटा, वो दो भागों में इसको वर्गीकृत किया है। उसमें एक है शतम और दूसरा है केंतुम। ठीक है दोस्तों, तो शतम और केंतुम ये दो भाग हैं। अब हम बात करते हैं भारत ईरानी शाखा की। भारत ईरानी शाखा की हम बात करते हैं। ये शतम परिवार के अंतर्गत 5-7 परिवार हैं। मैंने आपको इसकी जो विस्तृत व्याख्या है वो PDF फाइल में इसके मैंने 7 परिवारों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर उनमें से मैंने एक परिवार लिया है जिसका हमसे संबंध है, वो है भारत ईरानी शाखा। ठीक है, भारत ईरानी शाखा है। इस भारत ईरानी शाखा के अंतर्गत हम बात करते हैं तो इस शतम परिवार में, केंतुम में भी जो 5-7 परिवार हैं उनका मैंने PDF फाइल में विस्तृत उल्लेख किया है, उनकी पूरी डिटेल वहाँ पे है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मूल चीज़ों पर गौर करना है। ठीक है, उनकी विस्तृत जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर शतम परिवार के जो परिवार हैं उनमें एक शाखा है भारत ईरानी शाखा, उससे हमें संबंध है। हमारा संबंध किससे है? भूरोपीय परिवार से। भूरोपीय परिवार में भी 2 शाखाएं, शतम और केंतुम। केंतुम से हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध किससे है? शतम से। शतम में भी 5-7 शाखाएं हैं, उनमें भी हमारा संबंध किससे है? भारत ईरानी शाखा से। भारत ईरानी शाखा में भी कुछ और शाखाएं हैं। कुछ और शाखाओं में 3 शाखाएं हैं, भारतीय आर्य भाषा परिवार, दरद परिवार और ईरानी परिवार। दोस्तों, भारतीय आर्य भाषा परिवार को भी 2 भागों में बांटा गया है। आपके ये जो भारत है, इस भारत के उत्तरी क्षेत्र में आर्य भाषा परिवार और भारत के दक्षिणी क्षेत्र में द्रविड़ परिवार। ठीक है, ये चीज़ें है। ये जो दरद है ये कश्मीर, उत्तरी भारत के आसपास का क्षेत्र है। जो लोग कश्मीर के आसपास बसे उनकी भाषाओं को दरद में रखा गया, और ईरानी में वो लोग हैं जो ईरान की तरफ पलायन कर गए, उनको ईरान की तरफ ईरानी भाषा में रखा गया। जो ईरान की तरफ पलायन कर गए तो उनकी वो भाषाएं बन गई। दरद कश्मीर के आसपास का उत्तरी भारत का क्षेत्र है, और आर्य भाषा में अपने उत्तरी भारत और मध्य भारत आता है, जबकि दक्षिणी भारत किस में आता है? द्रविड़ परिवार में। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक का डाटा, यहाँ तक की जानकारी बिल्कुल आपके मस्तिष्क पटल पर अंकित हो गई होगी कि जो 13 भाषा परिवार हैं उनको 2 भागों में बांटा। 2 भागों में दोनों के फिर वही 2-2 भेद हैं। 2-2 भेदों में हमने पारिवारिक वर्गीकरण की बात करी, शतम और केंतुम। शतम जो है उसमें फिर भारत ईरानी शाखा है। भारत ईरानी शाखा के अंतर्गत भारतीय आर्य भाषा, दरद और ईरानी है। हमारा संबंध फिर भारतीय आर्य भाषा से है। अब भारतीय आर्य भाषा के बाद में हमारा बिल्कुल सिस्टम से क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन शुरू हो जाता है। यहाँ पर इनको हम जो हमसे संबंधित नहीं है उनका हम छोड़ देते हैं, या उनका विस्तृत अध्ययन हम, जैसे दरद है, ईरानी शाखाएं हैं, इनका अध्ययन हमारे इतिहास का विषय, अपने जो भारतीय साहित्य है तो इसमें ईरानी शाखा के बारे में सामान्य परिचय दे रखा है, लेकिन उनकी भाषाओं की जानकारी न तो हमारे इस पाठ्यक्रम में है, न हमारे सिलेबस में है, न हमारी किताबों में है। तो यहाँ हमें ईरानी भाषा परिवार के बारे में जानकारी नहीं रखनी, हमें सिर्फ वास्ता है भारतीय आर्य भाषा परिवार से। अब भारतीय आर्य भाषा परिवार में क्या है वो हम देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से आगे। भारतीय आर्य भाषा परिवार। भारतीय आर्य भाषा परिवार में यहाँ पर हमने इसका प्रथम जो भेद किया वो है प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा परिवार। दोस्तों, प्राचीन आर्य भाषा परिवार में आपके शुरू हो जाती है वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत शुरू हो जाती है। और वैदिक संस्कृत में अगर हम सन की बात करें तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक की बात आती है। ठीक है, अब वैदिक संस्कृत में है क्या? वेदों की रचना हुई, इसमें 52 वर्ण थे, वो सारा हम अभी आगे पढ़ेंगे। हमारा यहाँ पर उद्देश्य है कि ये जो कालक्रम है, इस कालक्रम को हमारे मस्तिष्क में बिठाना है कि कौन सी भाषा कब तक थी और उस भाषा के बाद में कौन सी भाषा आई। हम इसका अध्ययन, विस्तृत अध्ययन आगे करने वाले हैं, अभी करने वाले हैं, लेकिन पहले एक बार समय सारणी तो हमारे मस्तिष्क में बैठे। तो यहाँ पर वैदिक संस्कृत के बाद में दोस्तों बात करता हूँ लौकिक संस्कृत की। लौकिक संस्कृत।
लौकिक संस्कृत का जो काल है वो है 1000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर प्राचीन आर्य भाषा परिवारों में दो ग्रुप में हमने बांटा है, दो समूह में हमने बांटा है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई, लौकिक संस्कृत में आपके रामायण महाभारत इस तरह की रचना हुई। इनके वर्णों की बात करें तो वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। इसमें 52 वर्ण है, इसमें 48 वर्ण है। अब हमारा दूसरा जो काम शुरू होता है वो होता है मध्यकालीन। ये कौन से समय की बात कर रहे हैं? प्राचीन समय की। मैंने आपसे अभी अभी कहा था कि पारिवारिक जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या था? इतिहास, मतलब प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो ये इतिहास ही तो है ना, समय तो है ना, कालक्रमी तो है ना। तो आ गई ना बात। ये देखिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। दोस्तों इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती है। पहली जो है वो आती है पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। पाली भाषा का जो समय है वो है आपके 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी ले लो या 0 ईस्वी ले लो, 1 ईस्वी ले लो, 1 ईस्वी, बात वही है। पाली के बाद में बात करते हैं प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा की हम बात करेंगे तो इसका जो समय है वो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पाली, प्राकृत, और अब आपकी भाषा आ जाती है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश भाषा का जो समय है ये समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर जो प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, वैदिक और लौकिक। लेकिन मध्यकाल में आते आते ये जो भाग हैं ये 3 हो गए। पहले पाली आई, पाली के बाद में फिर प्राकृत आई, और प्राकृत के बाद में फिर कौन सी आई? अपभ्रंश आई। ठीक है। अब पाली कौन सी है? पाली में क्या हुआ? कौन सी शिक्षाएं हैं, कौन सी पुस्तकें हैं, कौन से धर्म ने इसको अपनाया? प्राकृत में कौन सी शिक्षाएं हैं, कौन सी पुस्तकें हैं, कौन से धर्म ने इसको अपनाया, कौन सा साहित्य लिखा गया? अपभ्रंश भाषा क्या है? अपभ्रंश की पूर्व स्थिति क्या है? परवर्ती अपभ्रंश क्या है? पुरानी हिंदी क्या है? अवहट्ट क्या है? अभी हम वो सारा पढ़ेंगे। पहले हम उसको समय अनुसार, इतिहास के अनुसार हम देख लेते हैं। इसका एक जो दूसरा भाग है वो दूसरा भाग है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तीसरी, तो उसको हम कह सकते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। इसके अंतर्गत हम यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारी अपभ्रंश से। तो अपभ्रंश के तहत हम अपभ्रंश की शुरुआत, यहाँ पर शुरुआत से ही हम शुरू हो जाते हैं। तो अपभ्रंश के बाद में यहाँ हमारी हिंदी आती है। अब हिंदी के जितने भी रूप, ये संक्रमण काल है पूरा। ये काल क्या है? संक्रमण काल है, क्योंकि यहाँ सही शुरुआत नहीं हो रही है। यहाँ मतभेद है, विद्वानों में बहुत ज़्यादा उलझन है, मतों में उलझन है, कोई किसी का मत नहीं मानता, कोई कब शुरुआत करता है, कोई कब करता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर बात करते हैं हम हिंदी जब पूर्ण रूप से अपना अस्तित्व स्वीकार कर लेती है खड़ी बोली के बाद में, तो फिर हिंदी के बाद में भारतीय क्षेत्रों में, भारतवर्ष में जितनी भाषाएं बोली गई वो सारी भाषाएं आपके संवैधानिक प्रारूप में जितनी भाषाएं हैं 14 तो उसमें है, 8 बाद में उनको मान्यता दी गई। टोटल कितनी हो गई? 22 हो गई। क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, उन सभी भाषाओं का अध्ययन हम करेंगे किसमें? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल में। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपनी पीछे की। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक, ये 1500 से 1000 हमने पढ़ा। लौकिक संस्कृत को 1000 से 500 हमने देखा। मध्यकाल में हमने पाली पढ़ा, प्राकृत और अपभ्रंश की बात की, और आधुनिक आर्य भाषाएं अब हम पढ़ेंगे, जिसमें हम संपूर्ण भारतवर्ष के हर क्षेत्र की, हर राज्य की भाषा के बारे में, हर जिले की भाषा के बारे में बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आप याद रखें कि राज्य ही नहीं, जिले के अंतर्गत कौन से क्षेत्र में भी कौन सी
कि जिले के उत्तरी भाग में कौन सी, दक्षिणी भाग, यहाँ तक की गहराई की बात हम आधुनिक आर्य भाषाओं में करेंगे, जो हमारे सिलेबस में भी बिल्कुल दे रखी है, आधुनिक आर्य भाषाओं का परिचय। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। सिलेबस को हम टारगेट बना करके, लक्ष्य बना करके बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्यारे दोस्तों, साथियों, बात करते हैं प्राचीन आर्य भाषाओं की। तो प्राचीन आर्य भाषाओं को हमने दो समूह में बांटा है। वो कौन से हैं? वो हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। दोस्तों, जो वैदिक संस्कृत है, उस वैदिक संस्कृत के तहत क्या था, वो सारी चीज़ें जो बनने वाले प्रश्न हैं वो मैंने यहाँ आपके सामने रखे हैं। देखिए वैदिक संस्कृत का मतलब क्या है। पहली बात तो इसका नाम पता करना हमें कि वैदिक संस्कृत को वैदिकी कहते हैं, वैदिक कहते हैं, छंदस कहते हैं। ठीक है, तो छंदस भाषा, वैदिकी भाषा या वैदिक संस्कृत एक ही बात है। इसमें हुआ क्या, वेद और उपनिषदों की रचना इसमें ही हुई। छांदोग्य उपनिषद है, कौशिक की उपनिषद है, ठीक है, श्वेताश्वेतर उपनिषद है, उन सभी की रचना वैदिक संस्कृत में हुई। श्वेताश्वेतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद और कौशिक की उपनिषद में श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, और गोपाल तापनी उपनिषद में राधा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो इन सभी की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। उपनिषदों की, वेदों की बात करते हैं तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद। आप जानते हो कि ऋग्वेद सभी वेदों का सबसे प्राचीन रूप है और इसमें ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, और यहाँ पर यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण है। सामवेद में संगीत है, म्यूजिक सिस्टम वाला सामवेद है। आजकल म्यूजिक सिस्टम जो है वो सामवेद से प्रभावित है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है क्या, लिखा हुआ है, कहने की कोई बात ही नहीं है। आगे देखिए, ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा थी, ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा थी वैदिक संस्कृत। क्या आप इस लाइन को पकड़ पाए? याद करिए, अभी मैंने आपको आकृति मूलक वर्गीकरण बताया था। आकृति मूलक वर्गीकरण में दो प्रकार के वर्गीकरण थे, एक अयोगात्मक और दूसरा योगात्मक। अयोगात्मक का खाता वही खत्म हो गया, उसमें कुछ नहीं था, क्योंकि वो प्रकृति और प्रत्यय दोनों अलग अलग चीजों पर जोर देता है। लेकिन योगात्मक में जब हम अंदर चलते हैं तो हमें तीन चीजें दिखाई देती है, श्लिष्ट, अश्लिष्ट, पहले अश्लिष्ट, फिर श्लिष्ट, फिर प्रश्लिष्ट। तो जो अश्लिष्ट भाषा है उसमें चार चीजें थी, पूर्व योगात्मक, अंत योगात्मक, मध्य योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। तो ये जो श्लिष्ट है, इस श्लिष्ट की योगात्मक भाषा है। इसके अंतर्गत फिर हम चलेंगे, बीच में आता है श्लिष्ट, और श्लिष्ट में योगात्मक और कौन सी थी, संयोगात्मक और वियोगात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर संयोगात्मक कह सकते हैं इसको। अगर योगात्मक लिखा तो इसमें आप लिख सकते हैं संयोगात्मक। संयोगात्मक, इसमें अगर आप योगात्मक में कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको आप संयोगात्मक कह सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि संयोगात्मक में कौन सी थी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये संयोगात्मक है। लेकिन हिंदी कौन सी है, वियोगात्मक है। तो संस्कृत की बात आ रही है तो संस्कृत संयोगात्मक होगी या नहीं होगी? क्या समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से? देखिए, फिर देखिए, एक बार और देखिए, कितना भी देखिए पर याद नहीं होगा जब तक मजा नहीं आएगा। ये संस्कृत की बात कर रहे हैं और उसमें लिख रखा है ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। तो श्लिष्ट योगात्मक से आप कंफ्यूज मत होइए, श्लिष्ट संयोगात्मक बोल दीजिए आप उसको, क्योंकि योगात्मक में आप पता नहीं वियोगात्मक की तरफ ले जाओ तो चक्कर बढ़ जाएगा। तो श्लिष्ट संयोगात्मक बोल दीजिए। ये संस्कृत, पाली और प्राकृत है ना, श्लिष्ट संयोगात्मक, ये बात है ना, आ गई ना श्लिष्ट में। तो यही तो बात मैंने वहां पे कही है आपसे कि ये जो भाषा है कौन सी, वैदिक संस्कृत, ये वैदिक संस्कृत क्या है, श्लिष्ट संयोगात्मक भाषा है। श्लिष्ट संयोगात्मक भाषा है। निकाल दोगे जवाब इसका? आगे देखते हैं। इस काल में वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई दोस्तों। इस
जो वैदिक संस्कृत है इसमें आपसे ध्वनि संबंधी बात करें तो आप ये कहोगे कि इस वैदिक संस्कृत में 52 मानक ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है। 52 मानक ध्वनियां अभी आधुनिक हिंदी की मानक ध्वनियां नहीं है, ये इनसे बिल्कुल मैच नहीं करती। ये वैदिक संस्कृत की 52 ध्वनियां, अभी आधुनिक हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण मानते हैं, ठीक है, वो चीज ठीक है, या तो 44 या 52, वो चीज ठीक है, लेकिन ये 52 ध्वनियां अलग है, ठीक है, उनका इन 52 वर्णों से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो 52 ध्वनियां है, हाँ उठाई वहीं से गई है, उन्हीं की प्रतिलिपि है, उन्हीं की कॉपी है, लेकिन ये 52 ध्वनियां कुछ अलग है वैदिक संस्कृत की, ये संस्कृत में चलती है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम वैदिक संस्कृत की। हमने बात करी कि इसे वैदिकी कहते हैं, इसे वैदिक कहते हैं, इसे छंदस भाषा कहते हैं। इस भाषा में, वैदिक संस्कृत में वेदों और उपनिषदों की रचना की गई है। वेदों और उपनिषदों की, ये चारों वेद आ गए। चारों वेदों में यजुर्वेद में मंत्रोच्चार है, सामवेद में संगीत है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके हैं। ये जो भाषा है कौन सी, वैदिक संस्कृत, ये आकृति मूलक वर्गीकरण में श्लिष्ट भाषा की संयोगात्मक भाषा है। जबकि इस काल में ये सारी चीजें लिखी गई और इसमें कितने ध्वनियां हैं, 52 ध्वनियों को स्थान दिया गया है। यहां तक मुझे उम्मीद है डाटा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे हम अपनी प्रक्रिया जारी रखते हैं। आगे बात करते हैं हम किसकी, लौकिक संस्कृत की। लौकिक संस्कृत की जब बात आती है तो वैदिक संस्कृत क्लिष्ट भाषा थी, वेदों की भाषा थी, देवताओं की भाषा थी। लौकिक संस्कृत में आम जन की भाषा आ जाती है, आम लोगों की बोलचाल की भाषा आ जाती है। तो उसमें थोड़ा सा देसी जो होता है या बिल्कुल क्लिष्टपन से निकल करके थोड़ी सहज हो जाती है, वो ग्रामीण ठेठ बोली की भाषा हो जाती है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो रामायण का लेखन हुआ, महाभारत का लेखन हुआ, आदि की रचना हुई किसमें, लौकिक संस्कृत में। रामायण और महाभारत का लेखन हुआ, उनकी रचना किसमें हुई, लौकिक संस्कृत में। ठीक है, बात करता हूँ यहाँ पर रामायण और महाभारत की। तो रामायण की बात करते हैं तो आप जानते हो कि रामायण के जो लेखक हैं वो वाल्मीकि हैं, और ये जो महाभारत हैं इनके लेखक कौन हैं, वेद व्यास जी हैं। गणेश जी ने लिखा, वेद व्यास जी ने बोला, ये बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी वाल्मीकि और वेद व्यास को लेकर के, वाल्मीकि और वेद व्यास को, ये थोड़ा अन्यथा चीज है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर हाथों हाथ याद आ गई तो मैं बता देता हूं कि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाता, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि, तो यहाँ पर आप जवाब देते हो स्वयंभू। और आपसे पूछा जाता है अपभ्रंश का वेद व्यास, वेद व्यास, तो यहां पर दोस्तों आप जवाब देते हो पुष्यदंत। ये आपको याद है, मुझे भी पता है ये चीज आपको याद है, मुझे पता है ये चीज आपको याद है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर भाषा की बात करते करते आप ये बात क्यों करने लग गए, लेकिन मुझे पता है कि प्रश्न जब बनता है तो ये सारी संबंधित अपन एक दूसरे से संबद्ध करते हुए पढ़ेंगे। तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये प्रश्न पूछते हैं और आपको आता है। तो मैंने ये इसलिए नहीं लिखा कि प्रश्न पूछा जाता है और आपको आता भी है, तो फिर मेरा क्या रोल है, जो पूछा जाता है वो तो आपको आता है, बात खत्म, मेरा कोई रोल ही नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं प्यारे साथियों कि जो आपको आता है वो तो पूछा ही नहीं जाता। आपसे ये पूछेगा ही नहीं एग्जामिनर कि अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है और अपभ्रंश के वेदव्यास कौन है। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा वो देखिए, आपसे पूछेगा कि इनको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो। अब जो पूछेगा वो ये है, 1 नंबर, अपभ्रंश के कालिदास, अपभ्रंश के कालिदास कौन हैं। और 2 नंबर आपसे पूछेगा अपभ्रंश के भवभूति कौन है, ये पूछेगा आपसे। ये नहीं पूछेगा आपसे क्योंकि ये आपको आता है, ये पूछेगा आपसे क्योंकि आपको नहीं आता। अपभ्रंश के कालिदास, अपभ्रंश के कालिदास चले जाइए स्वयंभुई हैं, और अपभ्रंश के भवभूति चले जाइए पुष्यदंत हैं। वाल्मीकि और कालिदास और वेदव्यास और भवभूति। अब यहां पर
ये जो दो चीजें अन्यथा आई है, इसमें आपको ये ध्यान रखना कि इन दोनों को डॉक्टर भयाणी ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर भयाणी ने कहकर पुकारा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास डॉक्टर भयाणी ने कहा है, और पुष्यदंत को अपभ्रंश का भवभूति डॉक्टर भयाणी ने कहा है। और पुष्यदंत को तो माघ कवि कहकर और पुकारा है कि पुष्यदंत तो भवभूति तो है ही, माघ कवि भी है। तो ये बातें हैं अन्यथा जो आपको ध्यान रखनी है। रामायण और महाभारत की बात आई इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, अपने बिंदु पे चलते हैं। ये बात है, तो यहाँ लौकिक संस्कृति की बात कर रहे हैं। रामायण और महाभारत की इसमें रचना हुई, ये भाषा योगात्मक थी। योगात्मक तो थी, योगात्मक को आप संयोगात्मक लिख सकते हैं समझने के लिए, संयोगात्मक, ठीक है ना। वियोगात्मक मत कर देना, गलत हो जाएगी। योगात्मक का मतलब यहाँ संयोगात्मक से है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, वो लौकिक संस्कृत कहलाई। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आपको पूछा जाए कि सर्वप्रथम लौकिक संस्कृत के दर्शन कहाँ होते हैं, तो आप कहोगे पाणिनि की अष्टाध्यायी में होते हैं। ठीक है, देखिए लौकिक संस्कृत की बात आती है, तो लौकिक संस्कृत की बात करते हैं, तो लौकिक संस्कृत, तो यहाँ पर आप पकड़ोगे पाणिनि अष्टाध्यायी। क्या पकड़ोगे? पाणिनि की अष्टाध्यायी। लौकिक संस्कृत कहाँ मिलती है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। आपसे पूछे कि अवहट्ट का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप कहोगे ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में। कहाँ मिलता है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में अवहट्ट का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आपसे पूछे कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप कहोगे कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा, कौन? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है? बात कर रहा हूं सर्वप्रथम की। लौकिक संस्कृत का रूप कहाँ मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। अवहट्ट का ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में। अपभ्रंश का क्या मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। आगे बात करते हैं। यदि आपसे खड़ी बोली के लिए पूछे कि अगला पेज लेते हैं। खड़ी बोली के लिए पूछे कि खड़ी बोली का आधुनिक प्रयोगकर्ता कौन है, तो आप कहोगे श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक। आधुनिक काव्य में प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली का आधुनिक प्रयोग, वो भी किसमें? काव्य में। किसने किया? श्रीधर पाठक ने। लेकिन आप कहोगे कि सर्वप्रथम खड़ी बोली का जो काव्य में प्रयोग है, वो करने वाले कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। और आपसे काव्य में ना पूछ करके वो गद्य में पूछ ले कि गद्य में किसने किया, तो आप जवाब दोगे गंग कवि ने। किसने किया? गंग कवि ने। तो ये सर्वप्रथम से संबंधित बात है। यहाँ पर बात आई लौकिक संस्कृत की कि लौकिक संस्कृत में क्या था। तो दोस्तों लौकिक संस्कृत की बात करते हैं, तो लौकिक संस्कृत का सर्वप्रथम उल्लेख जो है, उसका रूप जो है, वो देखने को मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। ये बात आपको याद रखनी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो संस्कृत प्रयुक्त हुई, वह लौकिक संस्कृत कहलाई। इसमें 48 ध्वनियां थी। कितनी ध्वनियां थी? 48। जबकि वैदिक संस्कृत में कितनी थी? 52। ये आप थोड़ा सा डाटा याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, लगातार बात करते हैं। बात की हमने अब तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की, जो कि पारिवारिक वर्गीकरण के आधार का पहला बिंदु था। पारिवारिक वर्गीकरण के आधार का पहला बिंदु था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। उसमें दो रूपों में वर्गीकरण है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वो दोनों हमने देखा। ठीक है, सामान्य उनकी जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। और ज़्यादा विस्तृत रूप से पारिभाषिक शब्दावली, विस्तृत डाटा PDF फाइल में दिया हुआ है, वहाँ से आप विस्तार से पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो हर चीज़ महत्वपूर्ण है और जिस चीज़ के बारे में बात करना जरूरी है। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में
पहली जो भाषा आई वो आई पाली भाषा, जिसका सन है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्तों, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व की जो भाषा है वो भाषा पाली भाषा कहलाई। और आपको ये याद रखना कि पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली भाषा किस धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध धर्म का संबंध गौतम बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से, गौतम बुद्ध से। तो बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी भाषा है? पाली भाषा। इस भाषा के अंतर्गत बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना हुई। जब बौद्ध धर्म ने पाली भाषा अपनाई तो उसके धर्म ग्रंथ भी तो उसी भाषा में बनेंगे ना, उसके धर्म ग्रंथ भी उसी भाषा में बनेंगे। इसे प्रथम प्राकृत कहते हैं। प्राकृत तो आगे आएगी ना, पाली के बाद में प्राकृत, तो ये प्राकृत की पूर्व रूप है, इसलिए इसे प्रथम प्राकृत भी कह सकते हैं। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। जब भारतीय क्षेत्र की बात करते हैं, भारतवर्ष की बात करते हैं, तो यह माना जाता है कि पाली भाषा भारत की प्रथम देश भाषा कहलाती है। बौद्ध त्रिपिटक ग्रंथों की रचना भी इसी भाषा में हुई, अर्थात गौतम बुद्ध ने जो त्रिपिटक ग्रंथों की रचना की, या गौतम बुद्ध के शिक्षा के माध्यम से उन्होंने नहीं की, लेकिन शिक्षा के जो उनके जो शिक्षाएं थी उनको संकलित करके 3 ग्रंथों की रचना हुई। वो त्रिपिटक ग्रंथों की भाषा अगर आपसे पूछे तो वो भी कौन सी है? पाली भाषा है। सन आपको पता ही होगा, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व है। ये बौद्ध धर्म की भाषा है। इसे प्रथम प्राकृत कहते हैं, इसे प्रथम देश भाषा कहते हैं। आपसे पूछे कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत? तो नहीं, ऐसा नहीं। भारत की प्रथम देश भाषा पाली भाषा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 3 त्रिपिटकों की बात करते हैं तो यह है विनय सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। दोस्तों थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद में इस हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उनकी अभ्यास, उनकी सीरीज मैं जस्ट इस टॉपिक के बाद में आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितना आप सफल हो पाते हो उन प्रश्नों का जवाब देने में, कितना आप ज्ञान रखते हो और कितनी आवश्यकता है, उन सभी बातों का आपको पता चल जाएगा। आप उन सभी बातों से अवगत हो जाओगे कि मैं कितना जानता हूं और कितनी जानने की मुझे और आवश्यकता है। बार बार अपने में संशोधन करके सुधार करते जाइए, अपने आप को परिष्कृत करते जाइए। एक दिन उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हो। देखिए, ये जो त्रिपिटकों की ग्रंथों की रचना हुई उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। ये बौद्ध धर्म के क्या माने जाते हैं? मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, त्रिपिटक का अर्थ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक, क्योंकि बात आई तो फिर विस्तार से करेंगे। त्रिपिटक का मतलब अर्थ क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाया? त्रिपिटक कहलाया। सुत्त पिटक, अब सुत्त पिटक की बात करते हैं तो बात करते हैं कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बात सुत्त पिटक की करते हैं। सुत्त पिटक में क्या है? इसमें साधारण बातचीत के ढंग पर बुद्ध के उपदेश, अर्थात जैसा बुद्ध ने कहा, जैसा जनमानस से बुद्ध ने बात कही, जनमानस में उन्होंने उपदेश दिया, उसको हूबहू लिख दिया देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में, बिल्कुल जैसा बोला वैसे ही। तो साधारण बातचीत के ढंग के ऊपर बुद्धों के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में है? सुत्त पिटक में। प्रश्न बनता है कि बुद्ध के द्वारा दिए गए जनमानस के माध्यम से जो वार्तालाप, जो संवाद है, साधारण बातचीत है, वो कौन से ग्रंथ में है? तो आप कहोगे सुत्त पिटक में है। इसके पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं, अर्थात ये जो सुत्त पिटक है इसमें कितने अंग हैं? अंदर 5 निकाय हैं, 5 भाग हैं इसके, ये है इसका मतलब। तो सुत्त पिटक कितने निकायों में बांटा गया है? 5 निकायों। आगे देखिए, इसके बाद बात आती है विनय पिटक। इसमें संघ संचालन, ये संघ नहीं है, संघ है। क्या है? संघ। इसमें संघ संचालन के लिए बताए गए नियम तथा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, अर्थात अपने धर्म के प्रति जागरूक करना, अपने धर्म के प्रति लोगों को अवगत करवाना, अपने धर्म के जो नियम है वो लोगों को समझाना, अर्थात धर्म के ऊपर, एकदम धर्म के ऊपर लिखा गया नियमबद्ध करने वाला जो ग्रंथ है वो कौन सा है? विनय पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में बुद्ध के साधारण बातचीत है, साधारण ढंग से बातचीत की गई है उसकी बात है, और ये 5 निकायों में है सुत्त पिटक। जबकि आपको मैं बता दूं कि जो विनय पिटक है, ये विनय पिटक बुद्ध के द्वारा जो एकदम शिक्षाएं दी गई है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए,
धर्म के अच्छी अच्छी बातों का संग्रह, वो सारा किसमें है? विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक की बात करते हैं। चित्त और चेतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है और पाली भाषाओं का प्रचार उत्तरी भारत, वर्मा, तिब्बत व चीन में किया गया है। ठीक है, पाली भाषाओं का प्रचार उत्तरी भारत, वर्मा, तिब्बत व चीन में किया गया। आप जानते हो, अशोक की बात आपने सुनी, सम्राट अशोक, उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने भी श्रीलंका में और इधर अपने जो पुत्र हैं वो भेजे थे प्रचार के लिए। तो जो ये बौद्ध धर्म की भाषा है वो पाली भाषा है। पाली भाषा के अंतर्गत 3 व्याकरण ग्रंथों की रचना की गई। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पाली भाषा के अंतर्गत 3 तो क्या है? पिटक हैं, और 3 ही व्याकरण ग्रंथ है। ये पिटक से अलग है। 3 ही पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और 3 ही व्याकरण हैं जिनमें कच्चान व्याकरण, मेगल्यान व्याकरण और सद्द नीति व्याकरण, 3 व्याकरण है पाली भाषा के। ये कच्चान और मेगल्यान ये उन व्याकरणों के नाम पर ही दिया गया व्याकरण है। कच्चान का व्याकरण कच्चान व्याकरण कहलाया, ऋषि मेगलान का व्याकरण मेगलान व्याकरण कहलाया, और एक सद्द नीति व्याकरण। तो अब आपके ये क्लियर हो गया कि जो पाली भाषा है उसका समय 500 से 1 ईस्वी है। उस पाली भाषा के अंतर्गत जो गौतम बुद्ध है, बौद्ध धर्म है, उसका वो फला फूला, उस बौद्ध धर्म ने पूरी की पूरी पाली भाषा को अपनाया और बौद्ध धर्म की सारी शिक्षाएं, जनमानस से साधारण संवाद, वो सभी पाली भाषा में दिए गए। उनको लेकर के 3 पिटकों की रचना हुई, जिनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक में साधारण बातचीत के ढंग के उपदेश हैं, जबकि सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। इसके अलावा आपका जो अभिधम्म विनय पिटक है, इस विनय पिटक में जो बुद्ध की जो शिक्षा हैं और जो जनमानस को प्रभावित करने के लिए जो शिक्षाएं या उपदेश या प्रवचन है, वो सारे विनय पिटक में है। और आपका जो अभिधम्म पिटक है, ये अभिधम्म पिटक, इनमें आपकी ये 2 धर्मों के नाम है, चित्त और चेतसिक। इन धर्मों का विशद विश्लेषण अभिधम्म पिटक में किया गया है कि ये कौन से धर्म है, क्या बला है, इनका परिचय मिलता अभिधम्म पिटक में। ठीक है, और जैसे 3 पिटक है वैसे ही 3 व्याकरण हैं, कच्चान व्याकरण, मेगल्यान व्याकरण और सद्य नीति व्याकरण। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपके समझ में आई होगी, और कोशिश करना याद करने की कि क्लास की बात क्लास में ही क्लियर हो जाए। और देखो, आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब हमें कुछ तथ्य याद होते। मैं नहीं कह रहा कि सारी सब कुछ याद कर लो, मत करो, और करना चाहोगे तो भी बहुत प्रयास लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद में सब कुछ याद होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको छांट करके, क्रिम निकाल करके, उसकी इंडेक्स बना करके, उसकी एकदम कोर चीज़ें आप पढ़िए। उसके बाद में आपका आत्मविश्वास जगेगा। उसके बाद में आप किसी बुक को पढ़ोगे। जैसे अभी हमने बात करी हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में आपने ये चीज़ें देखी, ये चीज़ें पढ़ी। जब ये बिंदु हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में आप किसी पाठ्य पुस्तक में ये हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ोगे, ये पाठ आप पढ़ोगे, तो इस पाठ को पढ़ने में आपको मजा आएगा। आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें मुझे आती है, इसमें ये नई चीज़ दे रखी है। आपको पता कि मैंने सिर्फ ये इतना सा सीखा था बौद्ध धर्म में, लेकिन इसमें तो एक नई चीज़ हो रही है। तो वो नई चीज़ माइंड पे क्लिक करेगी तुरंत। और जब ये पुरानी चीज़ें आपको पता नहीं है, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता नहीं है, तो आपके लिए वो जो नया पाठ पढ़ रहे हो उसमें नई पुरानी सारी बराबर है। आपको कुछ भी पता नहीं है कि कौन सी चीज़ मुझे आती है और कौन सी चीज़ मुझे नहीं आती। बस आपने पढ़ लिया, रीडिंग लगा दी, छोड़ दी। आपको पता ही नहीं है किस चीज़ को मुझे पता है, किस चीज़ का मुझे पता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी क्लास को पढ़ने से पहले, किसी भी अध्यापक को पढ़ने से पहले, आप उसका पाठ्यक्रम, उसकी जो मुख्य बातें हैं वो अपने स्तर पर तैयार करने लग जाइए। अपने स्तर पर उसको पढ़ने के बाद में एक बार किताब कोई बुरी नहीं होती, कोई सी भी किताब से पढ़ लीजिए, लेकिन उसको आधार बना लीजिए कि मेरी हिंदी साहित्य, मेरी हिंदी व्याकरण, मेरी हिंदी काव्य शास्त्र पढ़ने की एक किताब ये मूल आधार है। इसको पूर्ण करने के बाद में फिर मैं दूसरी किताब उठाऊंगा, तो आपकी उस किताब की वो लाइन, वो पंक्तियां पता लगेगी कि मैंने जिस चीज़ को आधार बनाया था उसमें ये चीज़ है, और जो अन्यथा आई है उसमें ये चीज़ है। किसी भी किताब को आप 10 दिन में ख़त्म कर दोगे अगर पहले से
मुख्य चीज़ों को आधार बना करके पढ़े तो वही चीज़ है कि मुख्य चीज़ों को आधार बना करके हाथों हाथ याद करने का प्रयास करिए कि सर ने जो पढ़ाया वो मुझे यहीं याद हो गया, क्लास में ही मेरा सारा क्लियर हो गया और वो सारे तथ्य मुझे ज्यों के त्यों 10 दिन बाद भी याद है, 15 दिन बाद भी याद है और 20 दिन बाद याद नहीं है, क्योंकि आपने फिर दोहरान ही नहीं किया। सर की क्या गलती है, क्लास की क्या गलती है? तो दोहरान करना है, बार बार दोहरान करना है, बार बार तथ्य याद करने और बिल्कुल चीज़ों को समझना है। जब हमारी बात हो जाती है पाली भाषा की, तो पाली भाषा की बात होने के बाद में बात करते हैं प्राकृत भाषा की। ठीक है दोस्तों, अभी इस समय आपकी पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, अपने आप का अवलोकन कीजिए, पढ़ाने वाले का अवलोकन कीजिए। आप यदि कहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ने के दौरान आप उस क्लास को लगातार ले रहे हैं, तो जो तथ्य हैं उनको समझिए, चीज़ों को समझिए कि कहाँ से क्या है, उस स्तर को जानिए, उसके बाद में अपना निर्णय करिए। ठीक है, इतना ही कहूँगा कि कहीं फंसना बुरी बात नहीं है, लेकिन फंसे रहना उससे भी ज़्यादा बुरी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं, बात करते हैं प्राकृत। प्राकृत की बात करते हैं दोस्तों। प्राकृत का समय शुरू होता है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी प्राकृत भाषा का समय आता है। और बात करते हैं संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस भाषा का प्रयोग करते थे। बहुत बड़ी बात आ गई, क्या संस्कृत नाटकों के अधम पात्र, अधम का मतलब होता है क्या? निम्न, नीच, जिसे आप कह सकते हो निम्न, या नीच जिसे आप कह सकते हो, नीच शब्द जिसके लिए लिया जाता है उसे अधम कहते हैं। तो संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस भाषा का प्रयोग करते थे। ये पंडितों की भाषा नहीं थी, पंडितों की भाषा नहीं थी। किसकी भाषा नहीं थी? पंडितों की भाषा नहीं थी प्राकृत भाषा। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया, यह जैन धर्म की भाषा है। वो कौन से धर्म की भाषा थी? बौद्ध धर्म की। ये कौन से धर्म की भाषा है? जैन धर्म की। जैन साहित्य इसी में लिखा गया। महावीर स्वामी की बात आ जाती है, महावीर स्वामी का समय याद आ जाता है। प्राचीनतम प्रचलित जन भाषा है, प्राचीनतम प्रचलित जन भाषा है, जबकि प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली है। इसका अर्थ है पहले से बना हुआ। प्राकृत का अर्थ है पहले से बना हुआ। प्राकृत भाषा के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विचार किया। अभी मैंने बात किया था सर्वप्रथम की, कि सर्वप्रथम जो पाली का रूप सर्वप्रथम लौकिक संस्कृत का जो रूप देखने को मिलता है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। सर्वप्रथम अपभ्रंश का जो रूप देखने को मिलता है वो आपके धारसेन, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। सर्वप्रथम आपके अवहट का जो रूप देखने को मिलता है वो वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर में मिलता है। उसके बाद में आप सर्वप्रथम काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अगर आप देखते हो और आधुनिक काल में देखते हो तो वो श्रीधर पाठक हैं। लेकिन आधुनिक काल न करके पहली बार खड़ी बोली काव्य के रूप में देखना चाहो तो वो अमीर खुसरो को देखो, और यदि गद्य के रूप में देखना चाहो तो गंग कवि को देखो। ये सर्वप्रथम से संबंधित सारी बातें आ जाती है। देखिए, अब बात आ जाती है प्राकृत की। तो बात आती है प्राकृत की, तो प्राकृत भाषा का जो विषय है वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, क्योंकि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इसी काल में लगभग लिखा गया था। प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुचि का आता है। जो प्राकृत भाषा के जो व्याकरण हैं उनमें नाम किसका आता है? वररुचि का, जो 7वीं सदी में आता है। इनके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश। वररुचि का व्याकरण कौन सा? वररुचि का ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश, जिसमें 12 परिच्छेद हैं। बात दूर तक जाती है। बात दूर तक इसलिए जाती है कि जो प्राकृत भाषा है जिसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी हमने माना है, उस प्राकृत व्याकरण में सर्वप्रथम प्राकृत की बात करते हैं, प्राकृत व्याकरण की बात करते हैं तो वररुचि का नाम आता है। और वररुचि ने जो प्राकृत से संबंधित व्याकरण लिखा वो प्राकृत प्रकाश है, और प्राकृत प्रकाश में 12 अनुच्छेद। यहां पर किसने लिखा व्याकरण? वररुचि ने। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। लेकिन मैं आपसे कहूं कि बौद्ध भाषा के व्याकरण बताइए कितने व्याकरण? तो वहां 3 व्याकरण है, कच्छान व्याकरण, मेघल्यान व्याकरण और सद्धनीति व्याकरण। वहां पिटक भी 3 है, वहां व्याकरण भी 3 है। लेकिन यहां व्याकरण की बात आई है पहली बार। वररुचि, प्राकृत प्रकाश, 12 परिच्छेद। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। दोस्तों,
हेमचंद्र को प्राकृत का क्या कहा जाता है? पाणिनि कहा जाता है। इन्होंने प्राकृत व्याकरण का नाम लिखा, अर्थात इन्होंने प्राकृत व्याकरण नामक ग्रंथ लिखा, नामक ग्रंथ लिखा, प्राकृत व्याकरण नामक ग्रंथ लिखा। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहते हैं। और वररुचि ने भी लिखा, जिसे प्राकृत प्रकाश कहते हैं। तो प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र का, जबकि प्राकृत प्रकाश किसका? वररुचि का। याद रखिएगा, प्राकृत प्रकाश किसका? वररुचि का। जबकि प्राकृत व्याकरण किसका? प्राकृत व्याकरण किसका? हेमचंद्र का। ठीक है, उम्मीद है प्राकृत भाषा में जो हमने पढ़ा यह आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। याद रखिएगा, वररुचि, हेमचंद्र, दोनों की बातें हमने प्राकृत में पढ़ी। हेमचंद्र, ये रहे हेमचंद्र आपके, तो प्राकृत का पाणिनि कहते हैं, प्राकृत व्याकरण लिखा। और वररुचि जो लिखे वो प्राकृत प्रकाश है, 12 परिच्छेद हैं। इन चीज़ों को, इन तथ्यों को याद करते चलिए। कुछ समय बाद आपको खुद को लगेगा कि हाँ, मुझे याद हो रहा है और मुझे कुछ कुछ आने लगा है, और आपका आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। अब बात आती है प्राकृत के अपभ्रंश की। प्राकृत के जो भाग हैं, प्राकृत भाषा के 5 मुख्य भेद माने गए हैं। प्राकृत भाषा के 5 मुख्य भेद माने गए हैं, जिनमें आपके शोरसेनी प्राकृत है, पेशाची प्राकृत है, महाराष्ट्री प्राकृत है, अर्धमागधी प्राकृत है और मागधी प्राकृत है। आसान बात यह है कि क्या है आसान बात? आसान बात यह है कि जो प्राकृत के भेद हैं, प्राकृत के जो भेद हैं ये कितने हैं? 5। लेकिन इनमें 2 और प्लस कर देते हैं तो कितने हो जाते हैं? 7। तो अपभ्रंश के जो भेद हैं वो 7 हैं। कितने? अपभ्रंश के जो भेद हैं वो कितने हैं? 7 हैं। प्राकृत के भेद हैं 5। अगर इनमें हम 2 भेद और जोड़ देते हैं तो अपभ्रंश के भेद हो जाते हैं कितने? 5। तो अब हम बात करते हैं क्या कि जो प्राकृत के भेद है कौन कौन से? शोरसेनी, पेशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। तो इन 5 भेदों में आपके खस, क्या बोलोगे? खस और ब्राचड़, 2 भेद यदि और जोड़ देते हो तो ये हो जाते हैं 7। ये अपभ्रंश के भेद बन जाते हैं। यदि प्राकृत के 5 भेदों में 2 भेद और जोड़ देते हो तो ये अपभ्रंश के भेद बन जाते हैं। और इनमें निश्चित रूप से प्रश्न आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, डीएसएस भी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, केंद्रीय विद्यालय का केवीएस का एग्जाम हो, नेट जीआरएफ हो, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यहाँ से अपभ्रंशों से, इनके भेदों से प्रश्न बनता ही है। तो अब आप याद रखिएगा कि जो प्राकृत के 5 भेद हैं उनमें हम खस और ब्राचड़ और जोड़ दें तो अपभ्रंश के 7 भेद बन जाते हैं। बस 2 ही प्लस करना है। देखिए, बात करते हैं क्षेत्र की। प्राकृत भाषा का जो शोरसेनी प्राकृत है, इस शोरसेनी प्राकृत का जो क्षेत्र है वो है मथुरा, सूरसेन। ये है मथुरा और सूरसेन। मथुरा सूरसेन यूपी के मथुरा वाला जो जिला है उसके आसपास वाला जनपद है। पेशाची प्राकृत उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा कहलाती है पेशाची प्राकृत। उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा, ठीक है। यहाँ पर ये जो भाषा से संबंधित बात है, इसको तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि भारत का खाली मानचित्र और एक भरा हुआ मानचित्र जो आपके बड़ा पोस्टर टाइप में आता है वो तो आप सामने रखिए और खाली मानचित्र लेके बैठ जाइए। तो उसमें क्या है, जो राज्य हैं, राज्यों के अंतर्गत जिलों का जो उल्लेख दे रखा है, जिले उल्लिखित कर रखे हैं, तो उनको देखने से आप बिल्कुल, एक बार में तो मेहनत लगेगी लेकिन दूसरी बार में आनंद आएगा, मजा आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मानस पटल पर बिल्कुल रील की तरह चलती रहेगी। तो ये कहूँगा कि ये जो भाषाएं हैं इनको आगे हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। तो एक तो जो मानचित्र बड़ा वाला, उसमें जिलों का भी उल्लेख हो, वो वाला मानचित्र लेकर के, खाली मानचित्र लेकर के बैठिए और एक बार भाषा को छाप दीजिए, उसमें अपने आप ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कभी सवाल गलत हो ही नहीं सकता और न दिमाग पे लोड रहेगा न प्रेशर रहेगा कि मुझे ये याद करा था फिर भूल गया, क्योंकि वो तो पहचान गए ना,
वो तो आत्मार्पित हो गया, हृदय ग्रहण कर लिया उस चीज को। तो उत्तर पश्चिम में ये जो कश्मीर है, इसके आसपास पैसाची अब प्राकृत का जन्म हुआ। महाराष्ट्री नाम से मतलब पहचान गए कि महाराष्ट्र प्रांत की भाषा है। और अर्धमागधी है, ये मगध और शोरसेनी के बीच का क्षेत्र है। और मागधी है, ये मगध के आसपास का क्षेत्र। तो 5 प्राकृत में शोरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, यदि इनमें हम 2 प्लस कर देते हैं, जिनका नाम है खस और कौन सा है, ब्राचड़, तो ये नाम लगा करके हम इनके आगे अपभ्रंश लगा देंगे। शोरसेनी अपभ्रंश 1, प्राकृत पैसाची अपभ्रंश नंबर 2, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश नंबर 3, अर्धमागधी अपभ्रंश नंबर 4, मागधी अपभ्रंश नंबर 5, खस अपभ्रंश नंबर 6 और ब्राचड़ अपभ्रंश नंबर 7। ये अपभ्रंश के 7 भेद हो गए। तो आसान है, प्राकृत के याद करें, अपभ्रंश के भी याद हो गए। तो यही तो चीज है कि एक तीर से 2 निशान साधिए। आगे चलते हैं। अपभ्रंश, देखिए यहां तक की बात है, इसके बाद में हम अपभ्रंश की बात करने वाले हैं अगली क्लास में। यहां तक हमने सीखा कि जो भाषा थी उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, उसके जो वर्गीकरण का आधार है वो क्या बना, उसमें कितने परिवारों, कितने आधारों पर वर्गीकरण किया गया, मुख्य रूप से कितनी भाषाएं रखी गई, उन सभी भाषाओं की बात करें तो उसमें सारी भाषाओं का उल्लेख है, जिनमें हमने आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत हम आ गए थे। दोनों आकृतिमूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण दोनों का हमने अवलोकन किया था। आकृतिमूलक वर्गीकरण का जो आधार है वो शब्द रचना, पद रचना है, प्रकृति और प्रत्यय है। लेकिन जो पारिवारिक वर्गीकरण है उसका मूल आधार दोस्तों, साथियों, प्यारे बालकों, उसका मूल आधार है इतिहास। प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये इतिहास ही तो है। तो आपसे पूछे कि पारिवारिक वर्गीकरण का मूल आधार बताइए, तो आप जवाब दोगे कि पारिवारिक वर्गीकरण का जो मूल आधार है वो क्या है, इतिहास है। फिर हम बात करते हैं कि जो पारिवारिक वर्गीकरण है उसमें जो अंदर आते हैं हम, जो आकृति मूलक था उसमें तो 2 भाग थे, अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक का खाता वही खत्म हो गया था, लेकिन जो योगात्मक में उसमें फिर 3 भाग थे, एसलिस्ट, श्लिष्ट और प्रेसलिस्ट। एसलिस्ट के 4 भेद थे, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। जो आपके श्लिष्ट है उस श्लिष्ट के 2 भेद थे, संयोगात्मक और वियोगात्मक। आपकी जो संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, ये तो संयोगात्मक है, लेकिन जब हिंदी की शुरुआत होती है तो उसको रख दिया वियोगात्मक में। जो प्रश्लिष्ट है उसके 2 भेद हैं, समास के आधार पर पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। तो जो लंबे लंबे सामासिक पदों का है वो कौन सा है, पूर्ण प्रश्लिष्ट है, और आंशिक प्रश्लिष्ट में सामासिक पद कम है। आकृति मूलक वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया या सर्वप्रथम किसने बांटा, प्रोफेसर स्लेगल ने बांटा। आकृति मूलक वर्गीकरण कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आता है पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण में 2 भाग हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में जितने भी परिवार हैं उनमें एक परिवार आता है भूरोपीय परिवार। भारत और यूरोप के आधार पर भूरोपीय परिवार जो थे, उन भूरोपीय परिवारों में फिर 2 भागों में बांटे गए, सतम और केंतुम। केंतुम से हमारा वास्ता नहीं है, केंतुम की सारी डिटेल मैंने फिर भी दे रखी है, कितने परिवार है उसमें, 7-8 जो भी हैं। और सतम हैं, उन सतम में हमारा जो है वो 3 भागों में बांटा गया, भारतीय आर्य भाषा परिवार, दरद और ईरानी। भारतीय आर्य भाषा परिवार में भारत के क्षेत्र की भाषा आती है, लेकिन दरद में अपने जम्मू कश्मीर, उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्र आते हैं, जम्मू कश्मीर के आसपास का क्षेत्र आता है। लेकिन ईरानी में वो लोग आते हैं जो ईरान चले गए, उनकी भाषा ईरानी में आती है। और अब बात करते हैं हम जो आधुनिक आर्य भाषा थी, भारतीय आर्य भाषा परिवारों को, उनको हम बांटते अंदर आते हैं तो उसमें फिर 3 भेद बांटते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। दोस्तों जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा उसके 2 भेद थे, वैदिक और लौकिक। मध्य के 3 थे, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और जो आधुनिक है उसका तो इतना बड़ा एरिया है कि पढ़ने में बहुत समय लगेगा। एक एक जिले की बात करेंगे, एक एक क्षेत्र की बात करेंगे, एक एक भाषा की उपबोली की बात करेंगे, उसकी लिपि की बात करेंगे, वहाँ तो हम डूब जाएंगे। वो बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैदिक की भी बात करी कि वैदिक में क्या हुआ, वैदिक में कितने वर्ण थे,
कौन सा साहित्य लिखा गया, लौकिक में क्या हुआ, कितने वर्ण थे, कौन सा साहित्य लिखा गया। फिर हमने पाली की बात करी कि पाली में क्या हुआ, कितना कौन किस धर्म से संबंधित है, उस धर्म के कौन कौन से ग्रंथ है, उस धर्म के कौन कौन से व्याकरण है, पहली बार प्रयोग किसने किया, कोई उपनाम है वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने प्राकृत की बात करी, प्राकृत में किसने पहली बार व्याकरण लिखा, प्राकृत का प्रभाव किस धर्म पर हुआ, उस धर्म की शिक्षाएं क्या थी, उनके बारे में हमने बात करी। और फिर अब हम बात करेंगे अपभ्रंश की, वो अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।